तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। तीसरे चरण का मतदान काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ खास लोगों की खास सीटों पर इज्जत दांव पर लगी हुई है। मैं बात कर रहा हूं दिग्विजय सिंह की, जो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश से, और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी भी साख दांव पर लगी हुई है। शिवराज सिंह चौहान काफी लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। ये 3 ऐसे दिग्गज लोग हैं जिनकी साख दांव पर है। इनका क्या होने वाला, यानी कि हाई प्रोफाइल चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश का इस बार तीसरे चरण का। तीसरे चरण के मतदान को यदि देखें तो जितने भी सीटें हैं देश में, सभी पर वीआईपी लोगों की साख जो है दांव पर है। उत्तर प्रदेश में भी है, फिलहाल हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज चौहान, इनकी साख जो है दांव पे लगी हुई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से धुआंधार प्रचार चल रहा है और लोगों का रुझान है, वो बता रहा है कि ये सीटें कितनी खासम खास है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो पूरी फैमिली जो है चुनाव प्रचार में लगी हुई है, पत्नी भी और बेटा भी। वहीं शिवराज चौहान की भी का पूरा परिवार चुनाव प्रचार में है। कभी एक ऐसा वक्त आया था जब पीएम मोदी ने कहा कि मैं शिवराज चौहान को दिल्ली लेकर जाऊंगा और वहां बड़ी जिम्मेदारी होगी, ऐसे संकेत दिए थे। तब संकेतों में ही शिवराज चौहान ने कहा था कि अब हम दिल्ली में राजनीति करेंगे। ऐसे में क्या होने वाला है उसी पर बात करेंगे। ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है 2 एक्स चीफ मिनिस्टर्स के लिए, एक दिग्विजय सिंह, दूसरे शिवराज सिंह चौहान। ये दोनों एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी हैं और दोनों की साख दांव पर है। दोनों ही सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। साख इसलिए दांव पर है क्योंकि जनता जनार्दन, यानी कि जनता, आप लोग किसको चुनकर भेजेंगे कुछ नहीं पता। यानी कि जीत का ऊंट किस करवट बैठ जाएगा कुछ नहीं पता। मुद्दे होते हैं और इसलिए हर चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। बड़े बड़े उलटफेर हमने होते हुए देखे हैं चुनावों के अंदर। इस बार भी ऐसा क्या कुछ होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार जब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे तो हार गए थे, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं गुना सीट से। क्या होगा। चंबल की सीट या चंबल क्षेत्र की हम जब बात करते हैं या बीहड़ की बात करते हैं तो वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आता है। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 राजघराने के चेहरे हैं या शाही घराने के चेहरे हैं और अब लोकतंत्र में चुनाव के जरिए सत्ता में बने रहने की कोशिश करते हुए देखे जाते हैं। अब ऐसे में क्या होने जा रहा है, क्या वाकई दिग्विजय सिंह इस बार जीत जाएंगे और पिक्चर बदल जाएगी। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं, यदि वो जीत कर आते हैं तो उनका प्रोफाइल क्या होगा और यदि हार गए तो फिर क्या होगा। हार जीत राजनीति में चलती रहती है, लेकिन मायने रखती है कि किसका पॉलिटिकल करियर किस तरफ जा रहा है। तो ये 3 जो नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान, ये कैसे चुनाव लड़ रहे हैं और क्या हो सकता है इन सीटों पर। अंडर करंट क्या है, जातीय समीकरण क्या है, राजनीतिक समीकरण क्या है, क्या मुकाबला त्रिकोणीय है या फिर आमने सामने की टक्कर है, कितने वोटर हैं और कौन किस तरीके से वोट डालेगा। मध्य प्रदेश के अंदर वोटिंग परसेंटेज डाउन चल रहा है, क्या इस बार वोटिंग परसेंटेज उठेगा और यदि उठता है तो उसके क्या मायने होंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे हम।
बलराम गुप्ता कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता पक्ष रखेंगे। तो जैसे ही दोनों प्रवक्ता हमसे जुड़ते हैं, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, मध्य प्रदेश की सीट, मध्य प्रदेश की सियासत में तीसरे चरण का मतदान या तीसरे चरण का चुनाव प्रचार जो चल रहा है, जो 7 मई को होना है, वो कितना महत्वपूर्ण है और किस किस की साख दांव पर लगी हुई है। तो सबसे ज्यादा जो लोगों की नजर है इन्हीं सीटों पर है, जैसे विदिशा की सीट जहां से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। इन कद्दावर नेताओं के भाग्य का फैसला मध्य प्रदेश की जनता, यानी कि इन विदिशा और गुना लोकसभा क्षेत्र की जनता करेगी। ये कितने बड़े धुरंधर हैं इसी से पता चलेगा। अब जो है बाकी की जो 16 सीटें बची हैं उनके लिए चुनाव होना है तीसरे चौथे चरण में, और चुनाव प्रचार तेजी पकड़ेगा। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह है और गुना शिवपुरी से ज्योतिराज सिंधिया। तो ये जो लड़ाई है ये कितनी महत्वपूर्ण है, और राजगढ़ की जो लड़ाई होगी, राजगढ़ वो कैसे लड़ी जा रही है। यहां पर दिग्विजय सिंह ने काफी यात्राएं की हैं, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, जमीनी स्तर पर दिखाई देते हैं, पसीना बहा रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री भी चुनावी सभाएं कर चुके हैं राजगढ़ में। भाजपा ने जो है 2 बार के सांसद रोडमल नागर को चुनाव प्रचार में उतारा है। तो नागर जनता के बीच राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। चुनाव के अंदर राष्ट्रवाद का मुद्दा है इस वक्त इस सीट पर। वैसे कहा जाता है कि जब जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, लेकिन इसमें राष्ट्रवाद का मुद्दा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कराए गए कामों या फिर देश को आगे बढ़ाने के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। अभी आप देश के प्रधानमंत्री को भी सुन रहे थे, जो उन्होंने कहा कि देश का नाम रोशन हुआ या नहीं हुआ, देश की ताकत बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो देश यानी कि राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो इस वक्त चुनावी मुद्दा बन चुका है। तो कुछ मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में, एक नैरेटिव सेट करके एक मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसको किस तरीके से काउंटर कर रही है। भाजपा ने गुना सीट पर सांसद केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिराज सिंधिया को मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने इस बार यहां पर भाजपा की चाल के खिलाफ एक चाल चल दी है। तो ये चाल पे चाल, कौन कौन सी चाल चल रहा है। यदि शतरंज की बात करें तो कौन सियासी घोड़े की चाल चल रहा है और कौन प्यादे की चाल चल रहा है, कौन वजीर की तरह खेल रहा है और कौन ऊंट की चाल चल रहा है। तो ये शहर मात का जो खेल चल रहा है, इसके अंदर क्या होने जा रहा है ये 4 जून को पता चलेगा। इसके अंदर मेन खिलाड़ी, मुख्य खिलाड़ी आम जनता है जो वोट डालती है। तो आप लोग आम खिलाड़ी हैं, इसके अंदर कौन किसको अपनी तरफ ले जाएगा या इंप्रेस कर लेगा, ये इसके अंदर होगा। बलराम गुप्ता जैसे हमसे जुड़ते हैं तो स्क्रीन पे लेकर आइए बलराम गुप्ता को, जिससे कि हम उनसे बातचीत को आगे बढ़ा सकें। बलराम गुप्ता जी, कैसे देख रहे हैं? दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है और राजगढ़ की सीट से है, 2 बार के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जी। और बलराम गुप्ता जी, जिस तरीके से कहा दिग्विजय सिंह ने, ये मेरा आखिरी चुनाव है, जी। तो क्या होने जा रहा है?
आखिरी चुनाव लड़वा रहे हैं आप दिग्विजय सिंह को? अब अगर वो देखिए अजय जी, ऐसा है कि पूरे देश की जनता अब भली बात समझ चुकी है कि देश में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है और देश की जनता उसी हिसाब से वोटिंग कर रही है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है पिछले 2 चरणों में देश की जनता ने जिस हिसाब से मतदान किया है और जो मतदान का प्रतिशत कम रहा है जी, इस पे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से अपील करना चाहूंगा कि आगामी जो भी चरण बाकी हैं 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th राउंड के, उनमें अधिक से अधिक अपने घरों से निकलकर और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। दूसरा ये है कि जैसा कि अभी हमारे मोदी जी के बारे में आप भी बता रहे थे कि अब उन्होंने अपना भाषण का तरीका, भाषण में चीजों को थोड़ा सा बदल दिया है। तो है क्या कि उन्होंने पहले सब करके देख लिया है, 80-20 भी कर लिया, हिंदू मुसलमान कर लिया, अब वो राष्ट्रवाद का तड़का लगा रहे हैं। लेकिन वो एक बात से एकदम गुरेज करते, एक बात पे वो नहीं रुक रहे हैं। वो बात ये है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने देश में काम क्या किया, देश में कितने युवाओं को रोजगार दिया है और महंगाई को कितना कम किया है, इस पे वो नहीं बात कर रहे हैं। और दूसरा, एक जब वो बात करते हैं तो हर जगह वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते हैं। ठीक है, आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे अवश्य बात कीजिए, कांग्रेस आपकी विपक्ष की पार्टी है, लेकिन कम से कम आप अपना मैनिफेस्टो भी तो पढ़ के बताइए। आप अपने मैनिफेस्टो पे भी तो किसी मंच पे बोलिए। तो आप अपने मैनिफेस्टो पे तो बात नहीं करते कि आप अगर तीसरी बार आएंगे तो क्या करेंगे। पहले आप कहते थे 400 पार, अब वो दूसरे चरण के बाद वो भाषा आपकी बदल गई, अब 400 पार नहीं रह गया, तीसरी बार हो गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जनता आपको जो है किनारे लगाने पे लग गई है। और किनारे लगाए भी क्यों ना, क्योंकि आप जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। अब आइए मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश में राजगढ़ की सीट पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजगढ़ से माननीय दिग्विजय सिंह लगभग 3-3.5 लाख वोटों से विजयी होंगे। उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, उनकी विजय में कोई संदेह नहीं है। बस वोटों का मार्जिन कैसे बढ़ाया जाए, इस पे काम चल रहा है। चलिए, वोटों का मार्जिन कैसे बढ़ाया जाए, इस पे काम चल रहा है। तो ये जो रोडमल नागर हैं उनको हराने के लिए और क्या क्या रणनीति आप बना रहे हैं वहां पर, थोड़ा हमें भी बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी रणनीति नहीं बनाती है। कांग्रेस पार्टी एक अपने मैनिफेस्टो पे काम करती है। कांग्रेस पार्टी की जो बायला, जो कांग्रेस पार्टी का सीधा सा एक सिंपल सा है कि देश सर्वधर्म सद्भाव से चले, हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, महंगाई कम हो, देश विकास के रास्ते पे अग्रसर हो, देश में भाईचारा हो, न्याय का रास्ता जिसपे हमारा हर देशवासी चले, न्याय का राज हो। तो कांग्रेस अपनी कोई रणनीति है, कोई विशेष या खास नहीं बनाती। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर बनाती है रणनीति कि किस प्रदेश में क्या बोलना है, किस प्रदेश के प्रदेशवासियों को कैसे गुमराह करना है। उनकी बात तो ऐसे बदलती है जैसे कहावत है, कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे पानी। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस केवल जो है उस पर चरितार्थ करती है। कांग्रेस पार्टी संपूर्ण देश के अंदर भाईचारा को महत्व देते हुए देश में लोकतंत्र की मान मर्यादा बनी रहे, देश में संविधान का राज चले, सभी लोग एक समान हो, तो कांग्रेस तो अपनी एक स्ट्रेटेजी पे काम करती है। चलिए, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी एक ही स्ट्रेटेजी है, और लेकिन फिर भी राजगढ़ की जो सीट है जिसके ऊपर दिग्विजय सिंह की साख दांव पर लगी हुई है,
क्या जमीनी मुद्दे हैं, ऐसा कौन सा सॉलिड आपको मुद्दा लगता है जिसपे भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई, चूक गई, और जो है वो आपको जीत दिला ले जाएगा यहाँ पर, और चाहे आप कोई कुछ भी कर ले कुछ नहीं हो सकता? देखिए अजय जी, सबसे बड़ी बात है, सबसे स्पष्ट बात है कि देश में बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगभग 50% से ज्यादा युवा हमारे बेरोजगार। तो हम राजगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या हमारे देश का कोई भी राज्य हो, हम अपने देश के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। जैसा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, मैं आपके कई कार्यक्रमों में बोल भी चुका हूं कि हम युवाओं को रोजगार देने के लिए काम करेंगे। हम किसानों की आय दोगुनी करने की केवल बात नहीं करते, हम किसानों की आय दोगुनी करने के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, एमएसपी कानून की गारंटी बनाएंगे जी कि इससे कम रेट पे ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है जी, और जातिगत जनगणना अवश्य करवाएंगे कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम काम करेंगे। हम हर गरीब परिवार की महिला मुखिया को साल का 1 लाख रुपए देके उसे सशक्त बनाएंगे, जिससे परिवार में महिलाओं का मान सम्मान बढ़े और गौरव मिले। हम जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नौजवान हैं, जो साथी हैं, जो अभी तक मनरेगा में जो काम करते थे, जिनको 230 रुपए दिहाड़ी मिलती थी और 100 दिन का रोजगार मिलता था, हम उनको 150 दिन का रोजगार देंगे और 400 रुपए मजदूरी उनकी उस पर रखी जाएगी। 400 रुपए की एक दिहाड़ी उनकी बनेगी जी। तो हमारी अपनी योजनाएं हैं, हम उन पे काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और हमारा मैनिफेस्टो, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आज गांव-गांव पहुंच रहा है, गांव में जागरूकता बढ़ी है। लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। और ये बातें दोनों चरण, पिछले दोनों चरणों में स्पष्ट रूप से दिखी है जी कि जनता इस बार परिवर्तन करते हुए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। चलिए ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। पिछली बार जो है 30 में से 29 सीटें जो है बीजेपी के पास थी। इस बार जो है एक सीट और है जो नकुलनाथ वाली है, छिंदवाड़ा की, अगर वो आपको मिल जाती है तो ठीक है, वरना 29 रहेंगी। और बीजेपी के पास में पूरी कोशिश है कि वो जो है अपनी सीटें ना गंवाए। महेश अत्री जुड़ेंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, हमसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे ज्योतिराज सिंधिया के बारे में और शिवराज सिंह चौहान के बारे में जो चुनाव लड़ रहे हैं विदिशा से। अगर पूरा ओवरऑल इस चुनाव को समझने की कोशिश करें तो जैसा आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ से कितनी सीटें आप जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, जहां लगता है कि हाँ यहाँ पर फाइट अच्छी है और हम निकाल ले जाएंगे? कितना बड़ा चेंज देखने के लिए मिल रहा है आपको? क्या सिर्फ बेरोजगारी के मामले पर ही आप चुनाव जीतने जा रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई? जी बलराम गुप्ता जी, क्या आप सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर ही चुनाव जीतने जा रहे हैं? अजय जी, किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी परिवार के लिए बेरोजगारी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। ये सिर्फ मुद्दा नहीं होता है, यही मुद्दा होता है कि अगर घर का बेटा, घर का जवान कमा के नहीं लाएगा तो घर और परिवार कैसे चलेगा। हाँ, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी अपनी नीति पे स्पष्ट रूप से खड़ी है कि देश की जनता हमारे सरकार जो बनाने जा रही है, हमारी सरकार बनते ही हम साल भर के अंदर 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इसमें कोई शक, कोई संशय नहीं है।
और जो आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो अजय जी मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप 4 जून को देखिएगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 2/3 सीटें प्राप्त करेगी। 2/3 कांग्रेस भी 2/2 पे पहुंच 2/2 के अंक को प्राप्त कर लेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इस वक्त एक बहुत ही बड़ा अंडर करंट चल रहा है और वो अंडर करंट कांग्रेस पार्टी के फेवर में है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी वहां पे बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। अच्छा, ज्योतिराज सिंधिया पहले आपकी पार्टी में थे, कांग्रेस से थे, हार गए थे, लेकिन इस बार जो है बीजेपी से चुनावी मैदान में है। कैसे देख रहे हैं ज्योतिराज सिंधिया की चुनौती को आप? कोई नहीं, ग्वालियर संभाग में आप जाइए, आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो कांग्रेस में इतने वरिष्ठतम स्तर पे थे, जो राहुल गांधी जी से जिनका आना जाना राहुल गांधी जी के यहां बेरोक टोक था, आज भारतीय जनता पार्टी में उनकी क्या हैसियत है? अरे वो तो कहते थे राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया, परेशान थे, 1-2 साल से समय मांग रहे थे मिलने का। अब भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब इतने बड़े नेता है और अगर वो इस तरीके की बात बोल रहे हैं तो उनका बोलना हो सकता है जायज हो, लेकिन जिस तरीके से जनता में, जनमानस में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो जानकारी है उसमें तो ये स्पष्ट था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब राहुल गांधी जी के सबसे नजदीकी व्यक्तियों में से एक थे। और आज उनकी मध्य प्रदेश के अंदर और ग्वालियर संभाग में जो उनकी इमेज थी, जो छवि थी जी, वो भरभरा के चकनाचूर हो चुकी है। वो कितना भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे ये तो आने वाली 4 जून बताएगी। ठीक है, भाजपा को कितना फायदा पहुंचाएंगे तो पहुंचाएगी, लेकिन आपने एक सिरे से खारिज कर दिया ज्योतिराज सिंधिया की चुनौती को। यानी वो पहले भी जो है किसी काम के नहीं थे आपकी पार्टी में, इस बार भी किसी कांग्रेस पार्टी के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई चुनौती नहीं। हम सिरे से उनकी किसी भी चुनौती की बात को खारिज करते हैं। गुना सीट भी बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। अब देखिए, ज्योतिराज सिंधिया कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मेरा क्या करेगी जब जनता मेरे साथ है। आप कह रहे हैं खारिज कर दिया आपने, तो बकायदा ट्विटर हैंडल पे लिखा उन्होंने एक दिन पहले जी क्या करेगी कांग्रेस पार्टी, तो वो आपको खारिज कर रहे हैं। आप गलतफहमी में हैं, मुगालते में हैं आप लोग। नहीं, देखिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना भी ठीक है और उन्हें कहना भी चाहिए। कहेंगे भी नहीं तो मालूम पड़ेगा कि उनकी जो है जमानत भी जब्त हो गई, तो कुछ तो बोलना ही चाहिए और कुछ उन्हें बोलना भी चाहिए। तो वो जो बोल रहे हैं अपने हिसाब से वो बोल रहे हैं, और उसमें हम क्या उनकी बातों पे हम क्या अपनी ओर से उस पर बोले। मध्य प्रदेश में पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में निकल के सामने आई है और वहां पर ज्योतिराज सिंधिया कह रहे हैं कि हमने जो है हर घर नल जो योजना के तहत जो है 1,59,905 नल कनेक्शन दिए हैं। देखिए पिछले 20 वर्षों से जी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 10 वर्ष से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर अभी भी मध्य प्रदेश में पानी की समस्या है और कुछ नंबरों में उन्होंने कनेक्शन दिए हैं, पानी पहुंचाया है, अगर ये उसे उपलब्धता समझते हैं कि इन्होंने ये उपलब्धि है इनकी, तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है। 10 साल में तो हिमालय से निकाल के और पानी मध्य प्रदेश के जन जन तक पहुंचाया जा सकता था, हिमालय पर्वत से ले आते। चलिए, वो हिमालय पर्वत से ले आते हैं, वो ठीक है, आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने काम, जो मोदी सरकार ने काम तो किया है, हर घर नल योजना जो जल शक्ति मिशन है। फिलहाल फिर भी कितने घरों में पहुंचा? अभी कोई संख्या आप बोल रहे थे, कितने घरों में पहुंचा? अजय जी जरा वो संख्या रिपीट कीजिए, कितने घरों में पहुंचा? 1,59,905 जी, 1,59,000 घरों में जल पहुंचा के पिछले 20-25 वर्ष की सरकार, केंद्र की 10 वर्ष की सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता सकती है। अब तक तो इतने वर्षों में मध्य प्रदेश के
प्रत्येक घर में जल पहुंच जाना चाहिए था। नहीं, गुना जैसे जब देश आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक एक वो काम किया जो देश के हर परिवार को, हर व्यक्ति को प्रभावित करे, जिसका लाभ हर परिवार और हर व्यक्ति को मिले। तो देश की आजादी के समय से अब तक जो 70-75 साल हुए हैं, उन 75 सालों में से 25-30 वर्ष, आधा कार्यकाल का समय भारतीय जनता पार्टी के पास रहा मध्य प्रदेश में, और वो 1,59,000 बताने पर घरों में हमने जल पहुंचा दिया। हाँ, गुना के अंदर, गुना जो लोकसभा क्षेत्र है उसका वो आंकड़ा दे रहे हैं कि गुना, हाँ, वही बता रहा हूँ। तो अब तक तो गुना में हर जगह गली गली में पानी होना चाहिए था, टंकियां लगी होनी चाहिए थी। ये बात कहने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? वो तो देश की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो उनके लिए तो बड़ा छोटे और आसान काम होने चाहिए थे। अगर वो काम उन्होंने किया भी जी, तो उसको वो आप अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। और गुना के कितने नौजवान बेरोजगार हैं, कितने गरीब परिवार महंगाई की मार झेल रहे हैं, इस पे भी तो बोले। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने कहा, और आप ही के बारे में कहा है कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति बंद कर दे, और राहुल गांधी जी को एड्रेस किया है उन्होंने, लिखा है दिल्ली सल्तनत और मुगलों के इतिहास का प्रचार प्रसार करके कांग्रेस ने बखूबी अनेक वर्षों तक का काम किया है। जिन मराठा, राजपूत, जाट, ब्राह्मण और आदिवासी जो राजा महाराजाओं ने देश की रक्षा हेतु अनेक युद्ध विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़े और आजाद भारत की पहली सरकार को बहुत बड़ी आर्थिक सहायता की थी, उन्हें आप अत्याचारी कहते हो? बताइए, आप उन्हें अत्याचारी कह रहे हो? नहीं, किसने अत्याचारी कहा? कांग्रेस के किसी भी पत्रक को ऐसा दिखाइए जिसमें कहा गया अत्याचारी। आज जो लोग ये कह रहे हैं, उनके मनोभाव में ये बात जरूर होगी, तभी उनकी जुबान तक ये आई है। कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने, कांग्रेस के किसी लेख में ये चीज तो हमें देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारे कांग्रेस के पार्टी के किसी की भी नेता या कार्यकर्ता के विचारों में ये बात आती नहीं। हम तो सर्व धर्म सद्भाव की बात करते हैं जी, हम तो हर जात को, हर धर्म को सम्मान देते हैं। हाँ, जो आज जो है सांप्रदायिक शक्तियों की गोद में बैठ गए जाके, उनसे ये जरूर उम्मीद की जा सकती है कि जो उन्हें वहां पे आरएसएस कार्यालय में शिक्षा मिली हो, शायद उससे प्रभावित होकर कुछ बोल रहे हो। अब ये इतने आरोप क्यों लगा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके? भाई, आपकी पार्टी से निकल के गए, इतना लंबा समय गुजारा, आप कह रहे हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था देश में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण लाने पर जोर दे रही है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी वर्ग के लोगों का आरक्षण छीनकर चहेते वोट बैंक को देना चाहती है। अजय जी, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में किस पन्ने में, किस लाइन में ये लिखा है कि हम धर्म के आधार पे आरक्षण देने जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के हताशा और हार सामने देखकर कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पे लगाए गए आरोप हैं। गोदी मीडिया के भी चैनलों में अजय जी, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पे उन एंकरों को भी सफाई देनी पड़ी, और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछा कि इसमें मुस्लिम तुष्टीकरण कहाँ है, इसमें कहाँ लिखा है कि धर्म के आधार पे जो है हम आरक्षण देंगे। तो देखिए, सिंपल सी बात है अजय जी, अब भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सारे ये महसूस कर चुके हैं कि 4 जून को उनका बोरी बिस्तर बंधने वाला है, इसलिए गोल गोल घुमा घुमा के वो बातें कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस के हमें तो इस बात की बड़ा खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतना चर्चित और प्रचारित कर दिया कि ट्विटर पे इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतने देश के लोगों ने, नौजवानों ने और नागरिकों ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ा है। आपका फायदा हो गया? हाँ, बिल्कुल हो ही रहा है, फायदा ही हो रहा है। जन जन तक हमारी बात पहुंच रही। जो काम गोदी मीडिया नहीं कर रही थी, वो काम जनता ने कर दिखाया।
चलिए ठीक है, जनता ने कर दिखाया है, लेकिन फिलहाल ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है जी भर के जो है आप ही को कोस रहे हैं, आप ही को कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस पार्टी ने जो है जो कुछ किया वो ठीक नहीं था। अब बीजेपी की तरह साथ है तो अब बीजेपी की बात करेंगे, अच्छी बात है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही कोस रहे। देखिए, उन्हें भी आभास हो चुका है, वो इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे सम्मानित हैं। अब उन्हें भी एहसास हो चुका है कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। अच्छा। और सरकार जाएगी और कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम इनको वापसी लेंगे नहीं। अच्छा, ये तो ये उस बात की छटपटाहट है कि जो ये राज ठाट बाट हमारा था ये खत्म होने वाला है, उसकी उसी छटपटाहट में बोल रहे हैं। मतलब ये अभी से तय कर दिया कि हम जीत कर आ रहे हैं और हम तुम्हें वापस नहीं लेंगे। हाँ जी, मैं पूर्ण विश्वास है देश की जनता, देश की सम्मानित जनता पिछले 10 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इतना नाराज है, आक्रोशित है। वो देख रही है कि सिर्फ जुमलों से 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने देश को चलाया और उनके इस 10 वर्ष के कार्यकाल में देश का नौजवान बेरोजगार हुआ है, महंगाई पहुंच गई है जी। जो कहते थे कि भाई मैं किस्मत वाला हूं, मेरे आने से पेट्रोल के दाम घट गए। अगर आपको याद हो जाए जी तो वो याद कीजिएगा, इनका एक भाषण था 2014 के कुछ बाद ही कि मैं किस्मत वाला हूं, तो रेट कम हो गए। और उसके तत्काल बाद देखिए उन्होंने देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम कहां से कहां पहुंचा दिए, और वो भी उस सूरत में जब कहीं से भी कच्चे तेल का दाम नहीं बढ़ा और घटा जी। उस पे इतनी इन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगा दी है कि आज पेट्रोल और डीजल एक पास आके खड़े हो गए जी। दोनों ईंधनों की कीमत 100 के आसपास हो गई। तो वो किस्मत वाला बन चुके हैं। ये देश की जनता जान रही है कि इनके कर्म ऐसे हैं, इनके कार्य ऐसे हैं, ये अपने केवल पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के जनमानस को गड्ढे में ढकेलने का काम कर रहे हैं। चलिए, देश को जनमानस को कहाँ ढकेलने का काम कर रहे हैं ये, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का जो चुनाव है मध्य प्रदेश का बहुत ही हाई प्रोफाइल है और हाई प्रोफाइल सीटें हैं। आप भी दावे कर रहे हैं। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं महेश अत्री साहब जुड़े नहीं है, वरना उनसे पूछ लेते हम कि भाई कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं और इस बार जो है आपको लॉस होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, और इन खास तौर से तीसरे चरण में, और जो है बात पूछ लेते विदिशा की सीट के बारे में जैसे शिवराज सिंह चौहान है। हाँ अजय जी, पिछले 2 चरणों में भी भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व नुकसान हुआ है जी, और आने वाले चरणों में भी ऐतिहासिक नुकसान होने जा रहा है। और वो केवल इनकी ये जो ऐतिहासिक नाकामियों के कारण होने जा रहा है। नहीं, ये जो ऐतिहासिक नुकसान है इसका क्या मतलब है? ऐतिहासिक नुकसान जी, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। हम ऐतिहासिक नुकसान इसलिए कह रहे हैं जैसे कि 2014 और 2019 जी, 19 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का सबसे ऊंचाई का चुनाव था। वो जितनी ऊंचाई पे पहुंच सकती थी वो 19 में पहुंच गई। अब आप ही अभी गिना रहे थे कि मध्य प्रदेश में जी एक सीट इनकी कम थी, 29 में 28 या ऐसे कुछ था, वो क्या था जी, 29 सीटें आई थी जी, 29 सीटें आई थी 30 में। राजस्थान में 26 की 26 थी जी, गुजरात में पूरी थी, उत्तर प्रदेश में 65 सीटें थी। 64। क्या आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या प्रवक्ता ये दावे से कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में 65 सीटें पाने जा रहा है, या मध्य प्रदेश में वो 29 सीटें पाने जा रहा है, राजस्थान में 28 सीटें पाने जा रहा है, गुजरात में संपूर्ण सीटें पाने जा रहा है? नहीं, वो तो कह रहे हैं हम तो यूपी में जो है पूरी 80 जीतेंगे। सर भाई साहब, अजय जी कहने में क्या लगता है, अब कहने में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई रोकने वाला है? आंख बंद कीजिए और देखते रहिए।
जब आंख खुलेगी खुद पता चल जाएगा सामने क्या है। चलिए, वो तो पता चलेगा, 4 जून को पता चलेगा कि क्या हुआ है। लेकिन ये जो पूरा एक शिवराज सिंह चौहान की सीट, दिग्विजय सिंह की राजगढ़ से और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी से जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण। अरे ये जो एक इंदौर से आपके प्रत्याशी जो है वो जो है भाजपा में शामिल हो गए आज, बताइए। अब आप कह रहे हैं कि हम जीतने जा रहे हैं। अब इंदौर का प्रत्याशी यदि भाजपा में शामिल हो गया तो बताइए कैसे, क्या क्या करेंगे? तो अभी ईडी सीबीआई तो काम कर ही रही है ना इनकी। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अभी ऐसा थोड़ी ना है कि चुनाव चल रहे हैं तो वो दाएं बाएं हो गई। भाई वो भी तो काम कर रही है, वो तो अपना कुछ तो काम करेंगे ही। और ये जितना ये काम करेंगे ये और बी टीम, उतना ही जनता इनको जो है सबक सिखाएगी। चलिए, जनता किसको सबक सिखाएगी, किसको प्यार दुलार देगी, ये तो खैर 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि यदि चुनाव के दौरान प्रत्याशी ही अगर पार्टी छोड़ के चला जाए, दूसरी पार्टी में चला जाए, तो जनता तो सोचेगी ना, भैया ये कैसे कैसे प्रत्याशी उतारे आपने, चूक गए आप, गलत प्रत्याशी उतार दिया आपने, कमजोर प्रत्याशी उतार दिया। अगर ईडी सीबीआई देखिए, देश की अजय जी, देश की जनता समझ रही है कि किस तरीके से सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करके उन पे दबाव बना के देश के चुनिंदा मुख्यमंत्रियों तक को जेल में डलवा देने वाली सरकार देश के लिए कितनी घातक है, ये जनता हम और आपसे बेहतर जानती है। अभी 2 चरण बीते हैं, 2 चरण और बीतने दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता किस स्तर पे और कौन से मुद्दों पे बात करते हैं। हम लोगों को तो दिख रहा है ये कौन कौन से मुद्दे पे आएंगे। चलिए बताइए कौन कौन से मुद्दे पर आने वाले हैं। मैंने बताया, पहले बोल रहे थे 400 बार, अब बोल रहे तीसरी बार। ये समय समय बदलता जाता है। पहले बोल रहे थे रामलला हम आएंगे, अब बोलने लगे राष्ट्रवाद। नहीं, रणनीति हो सकती है। श्री राम प्रभु, जो श्री प्रभु राम है वो बीजेपी के कोई पेटेंट थोड़ी ना है, वो पूरी दुनिया के प्रभु हैं और उनका आशीर्वाद अपनी संपूर्ण जनता पे है, पूरे विश्व पे उनका आशीर्वाद है। चलिए, तो राम जी से शुरू हुए और फिर पहुंच गए राष्ट्रवाद तक। अब अगली जो तीसरे और चौथे चरण के बाद हम आपको बताएंगे, जब हम आप आमने सामने बैठेंगे कि अब ये देखिए किस मुद्दे पे आके खड़े हैं। तो रणनीति तो बदलती रहती है। चुनाव सियासत जो है सिर्फ चुनाव जीतना ही तो जानती है, उसका काम क्या है। अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव में चुनाव जीतने के लिए तो ये रणनीति बनाई जाएगी। अब नहीं होनी चाहिए अजय जी, हम इस बात की मुखालफत नहीं करते, लेकिन आप वो बातें करें जो देश की जनता के हित में हो, देश की जनता का जिनसे सरोकार हो, जो प्रति व्यक्ति के लिए आय की बात हो, सुख सुविधाओं की बात हो। आप बताइए कि हम देश में ठीक है रोजगार के अवसर बढ़ाने जा रहे हैं, महंगाई को कम करेंगे, हम स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाएंगे, ये बातें कीजिएगा। चुनाव है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि अनर्गल आप जो मनाए बोलते रहेंगे और जनता को आपने ये समझ लिया कि जो हम बोलेंगे वो सही, ना खाता ना भाई वो सही। तो अब जनता वो नहीं रही, अब वो समझ रही है कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आपकी कथनी करनी में कितना फर्क है, जनता वो समझ गई है जी। हम भी अजय जी गांव गांव में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं, तो प्रदेश में कई जगह आना जाना होता है। हम लोग भी देख रहे हैं कि गांव में आज लोग क्या सोच रहे हैं और क्या किस विचार को रख कर अब आने वाले मतदान तिथि पे जाके वो किस विचारों के साथ मत का प्रयोग करना चाहते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं, सतह पे देख रहे हैं क्या चल रहा है। एक राजनीतिक रूप से उल जलूल भाषण दे देना, बोल देना एक अलग बात है। हम आज आपके सामने आपके चैनल पे बैठे, कोई
हाइपरबोली बात कर दे, बड़ी बड़ी बातें कर ले, इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। ग्राउंड की जो रिपोर्ट है, ग्राउंड पे क्या लोग सोच रहे हैं, उन्हें क्या तकलीफ है, उसके निस्तारण क्या है, उसके निस्तारण के लिए कौन लोग बात कर रहे हैं, कौन सी पार्टी बात कर रही है, ये जनता सब समझती, सब देख रही है और उसी के आधार पर वो मतदान करेगी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे शिवराज सिंह चौहान के सामने आपने जो है विदिशा से भानु प्रताप को उतारा है, अब ये कितनी टक्कर दे पाएंगे विदिशा से? अब देखिए, अब आप जो कह रहे हैं कि अंडर करंट है, सब कुछ है, 5 बार के सांसद, 2 बार और इतने लंबे से तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह, काफी टफ लड़ाई है यहाँ पर। भानु प्रताप के लिए थोड़ा मुश्किल होगा जीतना। अब देखिए, अब चूंकि मध्य प्रदेश में मैं अभी तक मैं कभी गया नहीं हूं अभी चुनाव में, तो मैं उसके बारे में, वहां की परिस्थितियों के बारे में इतना जमीन पे क्या, ग्राउंड में क्या है, नहीं बोल सकता। लेकिन मैं एक बात आपसे निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने उत्तराखंड में देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा है, इन जगहों पे जाके और काम करके जो मैंने महसूस किया है, ये निश्चित तौर पे है, हर जगह देश में, ग्रामीणों में, देश के देशवासियों में मोदी सरकार के प्रति आक्रोश है। और वो आक्रोश इसलिए है कि हमने आपको जिन मुद्दों पे चुन के भेजा, आपने उन मुद्दों को अभी तक पूरा नहीं किया। चलिए, जैसे 2 करोड़ रोजगार की बात थी, हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। अरे साहब, आप पूरे करोड़ नहीं पहुंच पाए 10 साल में, कुछ लाखों में निपट गए, तो क्या ये देश के नौजवान को नहीं दिखता है? जिस देश के नौजवान ने 2014 के चुनाव में आपको अपना पहला वोट दिया था, जब वो 18 साल की उम्र पूरा किया था, आज वो नौजवान 28 वर्ष का हो गया है, बेरोजगार है, तो वो नहीं समझ रहा है कि हम किस छलावे में फंस गए थे। फिर मैं घूम फिर के कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे आता हूं। देखिए अजय जी, कांग्रेस ने सबसे पहले एक स्पष्ट बात कही कि हम, अगर देश की जनता हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की बनाती है जी, तो खाली पड़े 30 लाख पदों पे हम नियुक्तियां करेंगे, और जो युवा डिप्लोमा होल्डर है, डिग्रीधारी है, बेरोजगार है, उसको 1 साल की अप्रेंटिसशिप देंगे और उस 1 साल में 1 लाख रुपए जी हम उसको देने का काम करेंगे, उसके हाथों को मजबूत करेंगे। तो ये तो हर अपनी अपनी पार्टी का दृष्टिकोण है, कौन सी पार्टी किन मुद्दों पे जनता के बीच में जा रही है। और आज देश की जनता के लिए राम मंदिर बन गया, हम प्रभु हमारे राम है, एक मुद्दा, वो एक उनका राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारी आस्था का मुद्दा है। लेकिन सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति करके आप बेरोजगारों के हाथ में रोजगार नहीं दे पाएंगे ना। उसके लिए तो कंक्रीट कुछ वर्क करना पड़ेगा आपको जी। आपको ऐसे संसाधन मुहैया कराने पड़ेंगे, ऐसे रोजगार के नव सृजन करने पड़ेंगे जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। नहीं, सही बात। चलिए, बस समय का अभाव है। जिस तरीके से आपने आज बातचीत की और बताया हमें कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार आप जीतने जा रहे हैं और दहाई में पहुंचेंगे इस बार मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा फेरबदल। और खास तौर से दिग्विजय सिंह जो अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है, वैसे राजनीति में कुछ भी आखिरी नहीं होता है, कब जो है उनका मन बदल जाए कि नहीं ये आखिरी नहीं है, ये जो है कुछ और भी बाकी है अभी। फिलहाल दिग्विजय सिंह चुनाव अपना जीतते हैं या हारते हैं तो 4 जून को पता चलेगा, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाग्य में क्या लिखा है ये भी 4 जून को पता चलेगा। और शिवराज सिंह चौहान विदिशा से दिल्ली का सफर कैसे तय करते हैं ये हमें 4 जून के बाद पता चलेगा। बलराम गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनाव होना है तीसरे चरण के अंदर, जिसके अंदर विदिशा की सीट है, गुना, शिवपुरी की सीट है और राजगढ़ की सीट है। यहां से ये 3 लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं। 2 तो राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, शाही खानदान से, और शिवराज सिंह चौहान काफी लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और दिग्विजय सिंह 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव होना है तीसरे चरण के अंदर। अब ये किस तरीके से होगा और जन समर्थन, जन के लिए रोड शो, रैलीज और जनसभाएं कैसे होंगी, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम बातचीत करते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या होने जा रहा है मध्य प्रदेश की इन 3 हाई प्रोफाइल सीटों के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।